नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मंगलवार की सुबह और कल जब हफ्ते की हमने शुरुआत करी तो लगातार बैक टू बैक तीसरा दिन था जब भारतीय बाजारों में उछाल के साथ हरे निशान के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। और उसमें भी हाईलाइट था कल का सेशन और कल के सेशन के आखिरी के 1-1.5 घंटे जब दिन के लो से एक बहुत स्मार्ट रिकवरी, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट निफ्टी पे रिकवरी और फाइनली हरे निशान के साथ आप लोगों की स्क्रीन पर कामकाज की समाप्ति होती हुई नजर आई। ऐसे में बड़ा सवाल, जो कल हमने रिकवरी देखी, वो क्या वो सिलसिला आज कंटिन्यू रहेगा? क्या तेजी देखने को मिलेगी? क्या उछाल देखने को मिलेगा? इसी पर मैं करूंगा आगे फोकस, लेकिन उससे पहले आज के संकेत आप लोग की स्क्रीन पर। कल 3:30 बजे सोमवार को जब सेशन क्लोज हो रहा था, उस समय डाउ फ्यूचर्स थे 20 अंकों पर। ये हम डाइजेस्ट करके गए थे और दरअसल यूएस में इस उम्मीद में कि अल्फाबेट के अच्छे अर्निंग के आंकड़े आएंगे, सारे टेक शेयरों में खरीदारी आई और 175 अंक दरअसल डाउ जोन्स मजबूती के साथ बंद हुआ। तो जहां छोड़ा था उससे तो कहीं ज्यादा तेजी अमेरिकन मार्केट्स में आई। पर कच्चा तेल वापस दबाव दिखाता हुआ ऑलमोस्ट $1 के आसपास का, और कंसर्न्स फिर से वो ग्लोबल ग्रोथ, स्लो डाउन, वो डर, वो चिंता हावी होती हुई, इसीलिए हल्का दबाव के साथ वहां पे ट्रेड होता हुआ। तो ये दो मोटे मोटे क्यूज और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि आज मंगलवार की सुबह एकदम एक बार फिर से बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग होने के इंडिकेशंस हैं। तो देखते हैं कैसा ये सेशन पैन आउट होता है, लेकिन पहले ग्लोबल संकेतों पे कर ले चर्चा। क्या हालचाल? मेरे हिसाब से हालचाल बेहतर है। अल्फाबेट की जो इंतजार था उसमें कॉस्ट और वो सब बहुत बढ़ी है उनकी, तो नतीजे उतने अच्छे नहीं है। आफ्टर मार्केट तो 3% गिरा हुआ है वो। हाँ, वो आया और गिरेगा खुलने के बाद, क्योंकि कॉस्ट ओवररन है। तो वो तो खैर उनका अपना बहुत लोकल है, उससे हमें बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरी नज़र 2 इवेंट पे है। एक तो ट्रम्प साहब आज शाम को एक बैठक को संबोधित करेंगे, तो वहाँ पे वो कुछ हिंट देंगे शटडाउन के बारे में और वार्ता जो चल रही चीन के साथ वो कहाँ तक आगे बढ़ी है। और दूसरा, कल जो वहाँ के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व उसके चेयरमैन साहब भाषण देंगे, तो वो मतलब वेडनेसडे को देने वाले। वेडनेसडे को। तो ये 2 इवेंट से जो आप अभी ग्लोबल ग्रोथ में शंका चिंता, उससे थोड़े से क्यूज लेने की कोशिश करेंगे कि उनका मूड क्या है। लेकिन एक पॉलिटिकल रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था जो चीन से के साथ वार्ता पे लिखी, तो उसमें ये बताया गया कि राजनीतिक तौर पे ट्रम्प साहब अब इस बात को फैसला लेने वाले हैं कि चीन के साथ इनकी वार्ता अगर सफल हो जाती है, जो मार्केट में बड़ा पैनिक है, वहाँ से सपोर्ट मिलेगा, तो ये जो शटडाउन वाला मामला इनको हल करने में ज़्यादा आसानी होगी, ज़्यादा मोरली बहुत पावरफुल हो जाएंगे। तो ज़्यादा संभावनाएं बढ़ रही है कि चीन के साथ आपकी बातचीत सफल होगी। हो सकता है सफल हो जाए तो चीन बोले $5.5 बिलियन हमसे ही ले लो, दिवाला आप बना लो, कहाँ लगे हुए हो? एक्चुअली इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि जिसकी वजह से इतना वहाँ पे रिफ्ट बना हुआ है। तो ये 2 इवेंट पर नजर रखिएगा। बाकी बहुत सारे बाजार एशिया के बंद हैं। रिपोर्ट, पॉलिटिकल रिपोर्ट रात में पड़ी थी क्या? यस। इतने फ्रेश कैसे दिख रहे हो सुबह सुबह? नहा क्या? ये पन्ने तो ठीक है, इतने सारे पन्ने पढ़ते रहते हैं। कल इन्होंने वो वीडियोकॉन और आईसीआईसीआई बैंक पे कहीं से इतने बड़ा आर्टिकल और 150 पन्ने का वो पढ़े बैठे हुए थे। परसों की बात थी ये। इतना टाइम कहाँ से मिल जाता है, लेकिन ठीक है, ये आपके लिए एकदम पढ़ लिख कर क्रक्स है जिन ग्लोबल इवेंट्स पे हम लोग की नजर रहनी चाहिए। और मूड माहौल ठीक है। अब सब उम्मीदें जागी हुई हैं कि शायद वो मोरेटोरियम जब तक है, वो मेरे ख्याल से 1 मार्च तक इन लोगों को फैसला, 1 मार्च को लागू हो जाएगा नया टैरिफ, अगर फैसला नहीं हुआ। उससे पहले 27-28 तारीख को मुलाकात है ट्रम्प साहब की। और हाँ, आप कल कह भी रहते हो, तो उस मुलाकात में होगा। नॉर्थ कोरिया के लिए जो इनके वो है, क्या कहते हैं, स्पेशल इन्वॉय यूएस के, वो कल मुलाकात करने वाले हैं नॉर्थ कोरिया के अपने काउंटर पार्ट से। तो किम जोंग उन और इनकी भी मुलाकात इस महीने के एंड में, तो शायद साथ साथ वो दोनों मुलाकातें होती हुई नजर आएंगी। तो इस मंथ के एंड में एशियन एक्टिविटी पिकअप होती हुई नजर आएगी। चलिए, तो ये है मोटा मोटी ग्लोबल माहौल, ग्लोबल मूड। और अमेरिका की अच्छी तेजी थी। आज हल्का सा डाउ फ्यूचर्स दबाव दिखा रहा है, लेकिन बहुत माइनर दबाव है। 20, 22, 25 पॉइंट के आसपास का डाउ फ्यूचर नरमी दिखा रहा है, क्योंकि अल्फाबेट से थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट, वो अल्फाबेट की अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम, जैसे नीरज कह रहे थे, कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ी, जितनी ग्रोथ नहीं आ रही, और खर्चा करना पड़ रहा है, रेट्स उतने अच्छे मिल नहीं रहे। हाँ, ठीक बात। तो ये मोटा मोटी मूड, फ्लैट ओपनिंग इंडिकेशन। तो ऐसे में वीरू करना क्या चाहिए बाजार में? देखिए, कल अच्छा स्विंग मिला। हाँ। और 790, 800 को बाजार ने रिस्पेक्ट दी। कल जैसे हमने बात करते हैं पेशेंस, अगर आप देखें कहीं एग्जैक्टली आपको कल मुनाफा देगा। 814 के लो से निफ्टी कहाँ जाके बंद होगा आप देखें, तो स्विंग मिला आपको कहाँ से, उसी जोन से। अच्छा, इंस्टीट्यूशंस फिगर बहुत स्ट्रांग नहीं है। एफआईज की अगर आप देखें 112 करोड़ की सेलिंग, 65 करोड़ की सेलिंग डीआईज की,
इंडेक्स में भी थोड़ा बहुत प्रेशर था, क्योंकि मतलब इंडेक्स फ्यूचर्स की बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशन बाइंग सेलिंग होती है, इसका मतलब वो भी कंफ्यूज है बाजार के डायरेक्शन को लेकर क्या। हाँ, अब देखिए कुछ शॉर्ट कवरिंग थी जो कि बाजार को एग्जैक्टली ऊपर ले आई, और सबसे बड़ी कारण था 12:10 पे रिलायंस ने सिग्नल दे दिया था कि बॉस सेकंड हाफ मेरा है। 1260 से ऑलमोस्ट डे हाई पे जाके क्लोज हुआ। वो रिलायंस था जो कि एग्जैक्टली बाजार को ले गया 12:10 के बाद। अगर आप देखें ऑप्शन एक्टिविटी का हेवीवेट 8 लाख करोड़ की कंपनी इस तरह से मूव कर, हाँ देखिए, तो एग्जैक्टली अगर आप देखें इंडेक्स उसके कारण वहां पर आ गया। अब यहाँ पर आने के बाद एग्जैक्टली क्या है, एसजीएक्स निफ्टी जो लेवल बता रहा है आपको ये 948 950, इसके ऊपर अगर आप कल की पोजीशन के साथ बैठे हैं तो 950 960 970 980 इस जोन में आपको प्रॉफिट्स को अपने बुक करना है। याद रखिए, अड़चन रहेगी अभी भी। हाँ, अड़चन रहेगी, पर याद रखिए 950 के ऊपर बुक करना है, शॉर्ट नहीं करना है। इस गलती को कभी मत कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप बुक भी कर लेते हैं, फिर आपको ये फीलिंग आती है कि लेफ्ट आउट फीलिंग, यार मैं बाहर निकल गया, उस लेफ्ट आउट फीलिंग के साथ ही बैठना है। तब तक री एंटर नहीं करना है जब तक स्पॉट में 11,010 पार ना हो जाए, ठीक है। 950 के ऊपर प्रॉफिट बुक करना है, स्पॉट पे लॉन्ग दोबारा तब तक नहीं कर रहा जब तक 11,010 आपका पार नहीं हो जाए। नीचे की तरफ अहम बेस वही रहेगा, क्योंकि 800 का पुट राइटर 10-800 का पुट राइटर मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है, कन्विक्शन दे रहा है कि वहां पर जो ओआई खड़ा है वो 810 को सिक्योर करके रखेगा। फ्रेश एंट्री कहां पे करें, डिप मेरे 840 तक का तो डेफिनेटली करनी है आपको एंट्री, क्योंकि अगर यही बाजार की रेंज है तो इसी रेंज में बाजार चलेगा, इसी रेंज को आपको ट्रेड करना है, इसी के साथ जीना है आपको। निफ्टी बैंक ने कल अच्छा एक मूव दिया, और इंपॉर्टेंट बात थी कि 27,040 के लेवल को क्रॉस करके ये बंद हुआ। कल एक अच्छा सिग्नल निफ्टी बैंक में ये था कि 27,400 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग थी थोड़ी बहुत, और 26,800 और 27,000 की पुट में काफ़ी राइटिंग थी। यानी मेरे पास एक ट्रेड सेटअप निफ्टी बैंक के लिए भी है। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो एक लॉन्ग ट्रेड आप निफ्टी बैंक पे भी कर सकते हैं विद पॉसिबल टारगेट ऑफ 27,440 27,480, नॉट एक्जैक्टली 27,500। उससे 20 25 30 50 पॉइंट पहले ही निकल जाइए बाहर। स्टॉप लॉस 27,040 का, ये अप्रोच रखनी है। बड़ा इवेंट बहुत पास में है, क्या पता बाजार उससे पहले ही किसी बड़े क्रिटिकल लेवल को पार करने की कोशिश करे, इसीलिए लॉन्ग रहना है। लेकिन 950 के ऊपर लॉन्ग को ट्रिम कर लीजिए, लेकिन शॉर्ट मत रहिए। 11,010 के ऊपर पोजीशंस को फिर ऐड कीजिएगा एक बार, क्योंकि वो शॉर्ट कवरिंग को और लॉन्ग्स को एक ब्लैक स्पॉट मान लेता हूं, उसमें आप ट्रेड ना करें, है ना। 50 60 70 80 के जोन पे मुनाफा बांधें, ना कि शॉर्ट जाने की गलती करें। और 11,010 अगर आ जाता है स्क्रीन पे, उसके ऊपर जाने की तैयारी हो रही है तो री एंटर करने का, तेजी के सौदे डालने का फिर से मौका आएगा। ये अच्छा, कल जब आप जुड़ेंगे ना, तो इससे पहले हम लोग जब बात करते थे तो आपने कॉल राइड कराया था और बहुत तगड़ा मुनाफा होता, हम रोल करते रहते, याद है आपको। तो ऐसी कुछ कॉल पुट में हम बताते रहा करिए, तो हम फिर आपके साथ हम जुड़े रहते हैं कि अब आज कैरी करना है नहीं अभी करना है। कॉल में कल इनफैक्ट आया था ना, हमें रिलायंस, हमने फ्यूचर एक्सप्रेस से बात की थी, वो कॉल का कॉल। अभी मैं दफ्तर चले जाऊंगा, फ्यूचर एक्सप्रेस तो फिर शाम हमको देखूंगा, छोड़ देता हूँ उसको। अच्छा, ये हेडलाइन में हर नोट पे मुस्कुराते हुए गांधी जी होते हैं, चाहे 12 बजे आए चाहे पर कुछ दिखते कुछ नहीं दिखते ना। अच्छा, ये माल्या साहब का प्रत्यर्पण वाला हेडलाइन डाली हमने। अब वो मतलब कि वो जेल जो फोटो वोटो भेजी सब पसंद आई वहां पे यूके वालों को, है ना, कि ये तो साफ सुथरा जेल है, कोई दिक्कत आएगी नहीं। पर इसका आ गया क्या माल्या साहब कि अभी वो कोर्ट का रिकॉर्ड बचा है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? हाँ, 14 दिन का समय है, ये हाई कोर्ट अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद फिर 14 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट है। तो ऐसा नहीं कि कल वो बैठ के चले आएंगे यहाँ पे, अभी समय है। लेकिन हाँ, ये संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं कि माल्या साहब आएंगे, और जो घटनाक्रम जिस तरह से हो रहे हैं उससे मुझे लगता है कि वो महीने 2 महीने के मुझे लग रहा है इलेक्शन से पहले माल्या साहब यहाँ पर हैं। पूरी कोशिश सरकार की है कि इलेक्शन से पहले ही लाना है, और तभी गेम बनेगा। मतलब कैंपेन में साथ में लेके घूमे इनको। नहीं, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। एक फोटो ऑफ होगा जिस दिन वो लाए जाएंगे ना, तो एयरपोर्ट पे फोटो ऑफ होगा, और वही पूरी तस्वीर बनेगी। तो उम्मीद बन गई कि आएंगे वो। तो माल्या साहब फिर फाइनली इंडिया आएंगे, बहुत दिनों बाद आ रहे हैं। गर्मी भी लगेगी यहाँ पे, तो जब तक आएंगे मार्च अप्रैल का समय होगा। गोवा वाला विला भी आपने बिकवा दिया, नहीं तो वही रहते। चलिए, तो ये विजुअल्स आते हुए, लेकिन ठीक है, माल्या साहब देखते हैं। अब 14 दिन का समय है, वो लीगल रिकोर्स अभी भी उनके पास बचा हुआ है, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, और कल आप जैसे वीरू भी हाईलाइट कर रहे थे कई स्टॉक्स में किस तरह का मूवमेंट आ रहा था। हेमंत, आज कौन से स्टॉक चढ़ा पे रहेंगे? आशीष, नजर रहनी चाहिए कोल इंडिया के स्टॉक के ऊपर। 235 रुपये प्रति शेयर पर ये बायबैक करने जा रहे हैं, ध्यान रखिए। लेकिन ये बायबैक जो है, ये सरकार दरअसल चाहती है कि ये बायबैक करे, ताकि सरकार के शेयर इनके पास जाएं और सरकार के पास पैसा आए। तो 5,000 करोड़ रुपए सरकार चाहती है ओवरऑल इस तरह के बायबैक से मिले, तो 1,000 करोड़ रुपए का ये बायबैक का बहुत गिर चुका है ये स्टॉक। देखिए 300 रुपए से स्ट्रेट अब ये 222 के आसपास कारोबार
कारोबार कर रहा है। तो अब ये 235 का भाव बायबैक का निकल कर आया है। नजर रखिएगा जुबिलेंट फूड वर्क्स पर, जो आशीष आपने डोमिनोज के स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड महंगी खाई वाली, तो आप जैसे किसी एक व्यक्ति ने कंप्लेन कर दी और कंप्लेन में फिर अब वहां पर जो नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी है उन्होंने कहा 41 करोड़ रुपए के आसपास का आप जुर्माना एक बार दीजिए। HUL ने भी इसी तरह किया था। हाँ? ये हम पे बटेगा, वापस आएगा, वापस आएगा। ये पब्लिक कंप्लेंट कैसे करती है, हिसाब कैसे कर रहे हैं कि जीएसटी पास ऑन नहीं कर रहा? नहीं, ये प्याज और बता दूं, रोटी ये मीडियम वेज पिज्जा और डोमिनोज स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड इसके ऊपर कंप्लेन हुई। तो अब यू नेवर नो क्या हो आगे, लेकिन अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ इनको ये पैसा जमा कराना पड़ेगा। तो जो बहुत बढ़िया तेजी देखने को मिली है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखी जा सकती है। हालांकि फिर आगे चलकर ये हो सकता है कि अपील करें कि जी ऐसा नहीं है और ये और वो सब चलता रहेगा। लेकिन 18% से 5% जीएसटी हुई थी, लेकिन आपको फायदा और हमें फायदा नहीं मिला था, तो उसका हर्जाना कंपनी आपने जब क्लैरिफाई कर दी तो ठीक है। मैंने पता नहीं मीडियम वेज खाया कि नहीं खाया। ओके, मैंने मीडियम वेज खाया होगा। SRF पर भी रखिएगा नजर। इनके नंबर बहुत ही शानदार आए। 26% मुनाफा बढ़ा, 40% रेवेन्यू बढ़ा, मार्जिन 18% के से थोड़े से कमजोर होकर 17.5% के आसपास रहे, लेकिन थम्स अप रहेगा नंबर्स को। गोदरेज एग्रोवेट पर रखिएगा नजर। यहाँ पर देखिए करीब 16% मुनाफा इनका घटा है। मार्जिन्स भी देखिए 8% से घटकर 6% हो गए हैं, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में देखने को मिल सकती है। हालांकि रेवेन्यू 20% बढ़ा है। SREI इंफ्रा के ऊपर रखिएगा नजर। यहाँ पर देखिए करीब 23% मुनाफा घटा है। ये स्टॉक काफी दिनों से दबाव में है, अगर किसी वजह से उछलता है कि तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग वापस आ सकती है। उछलने के कारण ये हो सकता है कि एबिटा मार्जिन जो है वो 72% के आसपास निकल कर आए हैं, 70 से बढ़कर। तो अगर थोड़ा उछाल होगा तो यहाँ पर बिकवाली हो सकती है। IRB इंफ्रा पर भी रखिएगा नजर। ये इसने भी देखिए ढीले नतीजे पेश किए हैं और ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां खराब प्रदर्शन दिखाई रही हैं। 240 करोड़ का पोल था, मुनाफे का फिगर आएगा और 219 करोड़ रुपए का मुनाफे का फिगर आया है। तो ये मुनाफा जो है वो अनुमान से दरअसल कमजोर आया है। रेवेन्यू हालांकि अनुमान से थोड़ा सा बेटर आया है। तो मार्जिन साफ तौर पर दबाव पर। IRB इंफ्रा पर भी रहेगी नजर। फ्यूचर रिटेल ने बढ़िया नंबर्स पेश किए, बल्कि आज मुझे लगता है रिटेल सेक्टर जो है आशीष वो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला एक सेक्टर हो सकता है। फ्यूचर रिटेल के नंबर, CLSA का अपग्रेड अभी वरुण थोड़ी देर में आपको बताएंगे, और ट्रेंड के अच्छे नंबर्स आने की उम्मीद। AB फैशंस क्या शानदार नंबर्स पेश किए हैं। तो लोगों ने इस बार देखिए गाड़ियां नहीं खरीदी हैं फेस्टिवल सीजन में, बड़े बड़े सामान नहीं खरीदे हैं, लेकिन शॉपिंग करी है, ये समझ में आ रहा है। ठीक बात। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पे रहने चाहिए। श्री इंफ्रा की जो हेमंत बात कर रहे थे, ये एक्सीडेंट वाला स्टॉक है, ध्यान रखें। हाई से बहुत करेक्ट हुआ, तमाम इश्यूज क्रॉप अप हुए थे। ऐसी तमाम एक्सीडेंट वाले स्टॉक्स, कई सारे निफ्टी कंपनीज में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज, इन्हीं स्टॉक्स पे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं 12:30 के स्पेशल में, तो वो भी इंटरेस्टिंग होगा, जुड़िएगा। अच्छा, कोल इंडिया बायबैक आ गया, मौजूदा भाव से ऊपर है, पसंद नहीं आया? आप तो बेचबाजी के मूड में आ गए स्टॉक 2020 में, है ना? मैं तो देखो रिजर्व दे रहा हूं मैं आपको। वैसे मैं सदा सर्वदा शॉर्ट हूँ कोल इंडिया पे, क्योंकि मैं ये दूसरी स्टोरी है कि कोयला अलग गेम खत्म हो चुका है। ठीक है, तो अब वो डिटेल के लिए आप जुड़िएगा इस शो के बाद स्टॉक 2020 में। वरुण, रिपोर्ट कौन सी? सबसे पहले आज ब्रोकरेज हाउस की नहीं बल्कि एक रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट है। मूडीज ने भारतीय एयरटेल को डाउनग्रेड कर दिया है, और जो रेटिंग है वो नॉन इन्वेस्टमेंट रेटिंग है, यानी कि जंक की रेटिंग दे दी है। इनका कहना है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में जिस तरह से कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी चल रही है, इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो सिचुएशन और डेट लेवल्स मेंटेन करना काफ़ी भारी पड़ सकता है, और इसके लिए तगड़ा डाउनग्रेड आया है। सीधे नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड की रेटिंग दे दी मूडीज ने भारतीय एयरटेल को। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। भारतीय एयरटेल उनमें से था जिसमें थोड़ा सा भरोसा था कि ये टक्कर दे पाएगा, डटा रहा। हाँ, लेकिन उसको ही डाउनग्रेड कर दिया मूडीज ने। चलिए अब बात करते हैं बाकी सब ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट की। तो आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, जैसे कि हेमंत बता रहे थे कि जो रिटेल कंपनीज है उनके नतीजे काफी बेहतर आए। CLSA ने अपग्रेड किया है, प्राइस टारगेट 240 से बढ़ा के 265 का कर दिया। इनका कहना है कि जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो काफी एंकरेजिंग है, और कंपनी के नतीजे तो काफी बेहतर है ही। फ्यूचर रिटेल पे भी CLSA ने खरीदारी की सलाह दी और टारगेट प्राइस जो है बढ़ा दिया है, 470 से बढ़ा के 560 का कर दिया है। यहाँ इनका कहना है कि जो ब्रांड फैक्ट्री में एक्सपांशन कर रहे हैं वो काफ़ी एग्रेसिव है, और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है वो इस कंपनी की भी काफ़ी बेहतर है। तो दोनों रिटेल कंपनीज पे CLSA ने अपग्रेड किया है। एक्साइड इस कंपनी पे UBS खरीदारी की सलाह दे रहा है। इनका कहना है कि कंपनी के जो नतीजे हैं वो इन लाइन विद एस्टिमेट्स है, प्राइस टारगेट 335 के दिए गए हैं। और SRF UBS यहाँ भी खरीदारी की सलाह दे रहा है, 2400 के प्राइस टारगेट है। इनका कहना है कि नतीजे तो हेडलाइन नंबर जो है वो तो इन लाइन है, लेकिन जो केमिकल सेगमेंट है वहां से थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आया है, लेकिन इसके बावजूद खरीदारी की सलाह और 2400 के प्राइस टारगेट। ठीक बात। चलिए तमाम स्टॉक्स डाटा पे रखें, ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रेटजीज।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आपकी स्क्रीन पे कमोडिटी करेंसी स्ट्रैटेजीज आएंगे और ग्लोब कैपिटल की तरफ से आज की रणनीति है। उनका मानना है सोने में आज के बाजार में आप खरीदारी करने के मौके ढूंढे। लेवल्स आप लोग की स्क्रीन पर आ जाएंगे और साथ साथ ध्यान रखें रिजल्ट्स के लिहाज से टेक महिंद्रा, गेल, एचपीसीएल के नंबर्स तो आने जो मैंने हेडलाइन में मेंशन करा था। उसके अलावा ढेरों इंपॉर्टेंट मिड कैप्स हैं। ACC, अपोलो टायर्स, BHEL, CESC, डिश टीवी, IDFC फर्स्ट, मैरिको, PNB, टाटा ग्लोबल, टोरेंट पावर, तमाम स्क्रीनशॉट्स आपके स्क्रीन पर आते हुए इन कंपनियों के लोगोस के जिनको आपको आज एजेंडा पर रखना है। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC जो हमारे यहाँ ब्याज दरें अब डिसाइड करती है, 6 लोगों की कमेटी जो है, आज से बैठक की शुरुआत होगी और परसों आउटकम आएगा गुरुवार को। और एक और बात ध्यान रखें, इस बार 11:45 पौने 12 बजे सुबह वो आउटकम आना है, तब तैयारी कर लीजिएगा सुबह सुबह। तो आज इस बार तो इंटरेस्टिंग होगा, आधा ही दिन मिलेगा आपको क्रेडिट पॉलिसी से पहले, आधा बाद में रिएक्ट करना है, तो तब उस दिन सुबह सुबह चर्चा करेंगे रणनीति कैसी रहनी चाहिए। लेकिन चलिए आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। SGX निफ्टी कह रहा है एक फ्लैट ओपनिंग, लेकिन आपको ऊपरी स्तर पे मुनाफा बांधना है कल अगर पोजीशन कैरी कर रहे हैं तो, इस बात का ध्यान रखना है। ब्रेक के उस पार स्टॉक 2020। नमस्कार।